पुष्टि। नारी पर हो अब कोई घात, नहीं करेंगे हम बर्दाश्त। बहुत हुई सिसकी और हिचकी, अब टूटी है उसकी चुप्पी, बुलंद हुई उसकी आवाज। खामोश खड़ा क्यों देश समाज, बेखौफ कहो तुम हक की बात। चैनल 1 है तुम्हारे साथ। चैनल 1 न्यूज महिलाओं पर होने वाले किसी भी तरह के अत्याचार की निंदा करता है और हर समय ऐसे अपराध के खिलाफ आपकी बुलंद आवाज के साथ है। मकसद वजूदे कायनात। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया, लेकिन वो आग इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जला नहीं सकी। मिटा दो अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। किसी आवाज को नहीं सुन रहे? कौन सी आवाज? किसी बच्चे की आवाज। जी हाँ, कुरान पाक सदियों से हमारी रहनुमाई कर रहा है। शायद दुनिया में कोई भी इसे फरामोश नहीं कर सकता। हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार इस रोशन हकीकत को लेकर हाजिर हैं हम। देखिए हमारी खुसूसी पेशकश सदाए हक, सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। होशियारी दिले नादान बहुत करता है, इशारों ही इशारों में रंज और जंगे ऐलान बहुत करता है। जीत तो पाता नहीं बस नुकसान ही करता है, अब इन्हें कैसे समझाएं कि उनकी पहचान हमसे ही है। नमस्कार, न्यूज लाइन देख रहे हैं आप और मैं हूं वंदना चंदेल। आज शहीद हेमराज के गांव शेरगढ़ में सियासी नेताओं का जमघट लगा रहा। काफी मान मनोवल के बाद हेमराज की पत्नी और मां ने अनशन तोड़ा, लेकिन इन सब के बीच एलओसी पर तनाव कम करने के लिए लगातार कोशिशें जारी हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच ब्रिगेडियर लेवल की फ्लैग मीटिंग हुई। पाक पर फ्लैग मीटिंग का असर कितना होता है ये तो जल्द पता चल जाएगा। न्यूज लाइन की शुरुआत पाक को खरी खरी से करते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर तनाव कम करने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच फ्लैग मीटिंग हुई। ब्रिगेडियर लेवल की फ्लैग मीटिंग लगभग 20 मिनट तक चली। मीटिंग में सीज फायर के उल्लंघन और भारतीय जवान के सिर काटे जाने को लेकर बातचीत हुई। एलओसी पर सीज फायर के उल्लंघन का मुद्दा और 2 भारतीय जवान के सिर काटने की बर्बरतापूर्ण हरकत ने भारत में खलबली मचा कर रख दी। एक तरफ एलओसी पर तैनात जवानों का गुस्सा 7वें आसमान पर, तो दूसरी तरफ देश में पाक के खिलाफ आक्रोश। इन सब के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच पुंछ सेक्टर के चक्कंदाबाग एलओसी पॉइंट पर ब्रिगेडियर लेवल की फ्लैग मीटिंग हुई। मीटिंग में दोनों देशों के ब्रिगेडियर के बीच बातचीत में एक दूसरे की तरफ से अब तक हुई कार्रवाई का जिक्र किया गया। भारत की तरफ से ब्रिगेडियर संधू ने बातचीत की अगुवाई की। फ्लैग मीटिंग में सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का दौर ही चला। भारत ने पाकिस्तान के सामने शहीद हेमराज के सिर का मुद्दा उठाते हुए पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई पर कड़ा विरोध जताया, लेकिन पाकिस्तान ने एक बार फिर से रटा रटाया जवाब देते हुए भारतीय सैनिक का सिर साथ ले जाने की बात को खारिज कर दिया। लेकिन भारत ने पाकिस्तान को इशारों ही इशारों में बताया कि इस मसले पर किसी भी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान को सीज फायर का सम्मान करना चाहिए। साथ ही भारत ने पाक को कड़े लहजे में चेताया कि भारतीय जवानों के साथ हुई दरिंदगी को हल्के में न लिया जाए। सैनिक का सिर काटने से गुस्साए सेना प्रमुख विक्रम सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अब आगे पाकिस्तान की ओर से किसी भी तरह की कार्रवाई की गई तो भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। कड़ा रुख अपनाते हुए सेना प्रमुख ने कहा
कि एलओसी पर 6 जनवरी को 2 भारतीय सैनिकों की हत्या पाकिस्तान सेना की सोची समझी साजिश थी। फ्लैग मीटिंग का कोई मतलब निकलेगा या नहीं, ये तो आने वाले वक्त में सबके सामने होगा। लेकिन जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है, क्या इसका असर पाकिस्तान पर होगा? क्या पाकिस्तान अब सुधरेगा? ये बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि जिस तरह से सेनाध्यक्ष ने पाक को दो टूक जवाब दिया है, उससे कई संकेत निकलते हैं। भारतीय आर्मी चीफ विक्रम सिंह ने आज पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए साफ कर दिया कि अगर फ्यूचर में इस तरह की घटनाएं होती हैं तो भारत इसका सख्त जवाब देगा। उन्होंने दो टूक शब्दों में पाकिस्तान को कहा कि जो पाकिस्तान ने भारतीय सैनिकों के साथ किया है वो प्री प्लान था और पाकिस्तान हमेशा से इस तरह की हरकतें करता आ रहा है। उन्होंने साफ कर दिया कि मैंने अपने नॉर्दर्न कमांडर्स को सभी को इस तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि अगर फ्यूचर में इस तरह की हरकतें होती हैं तो उसका जवाब तीव्र देना होगा। कैमरा पर्सन नितिन के साथ अरुण धांटा, चैनल 1 न्यूज, दिल्ली। तो पाक को खरी खरी कहने का और खरी खोटी सुनाने का वक्त इसलिए आ गया है क्योंकि एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार नहीं, कई बार ऐसा हुआ कि सीज फायर का उल्लंघन किया गया। हर बार जब भी ऐसा हुआ, भारत ने अपनी तरफ से कोशिश की कि माहौल जो है वो पीसफुल रहे और जो मैटर है जिन्हें सॉर्ट आउट करना बहुत जरूरी है, कहीं ना कहीं उन पर दोनों पक्षों का एक मध्यस्थता हो, कहीं कोई बातचीत का रास्ता हमेशा बना रहे, गुंजाइश हमेशा बची रखे। लेकिन शायद पाकिस्तान भारत के इस रवैये को कुछ और समझ रहा है, कुछ और समझ रहा है और शायद यही वजह है कि इस तरीके की चीजें बार बार एक के बाद एक दोहराए जा रहा है। इस वक्त इस चर्चा में हमारे साथ कई हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं, बेहद ही खास मेहमान हैं और ये तमाम मेहमान जो इस मामले से बहुत अच्छी तरह से जुड़े हैं, वो जानते हैं कि भारत पाक संबंध क्या है, उनमें अगर फ्लैग मीटिंग होती है, इस तरीके की घटना होती है, उसके क्या माने हैं। फिलहाल मैं चाहूंगी आप सभी को अपने पैनल से इंट्रोड्यूस कराना। प्रोफेसर मोहम्मद शोराब भारत पाक मामलों के जानकार हैं, इस वक्त हमारे साथ हैं। शोराब साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कपिल काक जी रक्षा विशेषज्ञ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी कपिल जी। हमारे साथ प्रफुल्ल बख्शी एविएशन डिफेंस के जानकार हैं, बहुत बेहतर तरीके से इस मामले को समझते हैं, उनसे भी पूछेंगे कि क्या कुछ ये मसला है। शंकर कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीति में और सियासत में क्या कुछ इसके मायने हैं वो हमें बताएंगे और साथ ही चैनल 1 न्यूज के मैनेजिंग एडिटर उदय सिन्हा जी इस वक्त हमारे साथ हैं इस पैनल में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत मैं चाहूंगी कि आज हर एक पहलू पर खुल के चर्चा हो और इस तरीके से चर्चा हो कि देश के लोग आखिर समझे कि पाकिस्तान की इस हरकत के मतलब क्या है और भारत का रिएक्शन कितना जायज या कितना नाजायज है, लोग इस बात को समझे। सबसे पहले कपिल काक साहब आपके साथ शुरुआत करना चाहेंगे, आप रक्षा विशेषज्ञ हैं। क्या है ये जो पाकिस्तान ने किया, सीज फायर किया, 2 हमारे फौजी शहीद हो जाते हैं, उनमें से एक का सिर काट के ले जाते हैं, फिर फ्लैग मीटिंग होती है, बीच में आप व्यापारिक रिलेशन हमारे इससे प्रभावित होते हैं, आप हमारे ट्रकों को एंट्री नहीं देते, आप जो मिलन बस चलाई थी हमने आप उसको भी रोक देते हैं। क्या ये किस तरीके का रिएक्शन है पाकिस्तान का? देखिए, पहली बात यह है कि वंदना जी, ये पहली घटना नहीं है नियंत्रण रेखा पे। पिछले 2 सालों 3 सालों से ऐसी घटनाएं होती आ रही हैं जो कि संघर्ष विराम के उल्लंघन की घटनाएं हैं। अगर आप देखेंगे सन 2010 में 50 से ऐसे घटनाएं हुई थी, 11 में कोई 62 और 12 में 112। ये असली आंकड़े हैं इन घटनाओं के। तो क्या दिखाता क्या है कि जो एक बहुत ही एक तरीके का कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर था पाकिस्तान के साथ 2003 में लागू किया गया था, इतने सालों से ठीक से चलता आ रहा था, अब पिछले 3 सालों में ये घटनाएं बढ़ती आ रही हैं। ये पहली बात है। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि जो ही पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा गंभीर होती जा रही है, पाकिस्तान के इम्प्लोजन के खतरे बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान की थल सेना की जो लोकप्रियता इतने सालों से रही है उस पर काफ़ी कमी है, उससे काफ़ी ठोस पड़ रहे हैं। और आप जानते हैं, सारे दर्शक जानते हैं, पिछले ही कुछ महीनों में पाकिस्तान में जो आतंकवाद के हादसे हो रहे हैं वो पाकिस्तानी करते हैं, बाहर से कोई नहीं कहता है। तो इससे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की थल सेना कुछ साजिश में लगी हुई है, साजिश में लगी है। बहुत इंपॉर्टेंट ये बात आपने कह दी है और वाकई में सब शब्द जो है इसके बहुत बड़ा अर्थ है, बहुत भारी भरकम अर्थ है, मुझे कहना चाहिए। साजिश कर रहा है हमारा पड़ोसी मुल्क हमारे खिलाफ, जिसके साथ बार बार हम दोस्ताना रवैया अपनाते हैं, बार बार समझाते हैं, बातचीत होती है, हर लेवल पे हम कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार रहते हैं। प्रफुल्ल बख्शी साहब हमारे साथ हैं, एविएशन डिफेंस के अच्छे जानकार हैं। बख्शी साहब, क्या पाकिस्तान को यह लग रहा है कि भारत बड़ी कमजोर कंट्री है? मैं तो ऐसा हर बार करता हूं, जैसे कपिल काक साहब कह रहे हैं कि एक बार नहीं हुआ, ऐसा तो हर साल में 10-20 बार हो जाता है, कई बार तो 60-65 बार ऐसे चांसेस हुए हैं।
तो क्या पाकिस्तान ये समझ रहा है कि भारत जैसे देश के बस की अब कुछ है नहीं, ये मीठी मीठी बोलेगा, अभी भी बोलेगा और हम कुछ कर देंगे उसके बाद भी बोलेगा? बिल्कुल आप ये बात मान कि पाकिस्तान ये फील करता है और कहता है ओपनली कि हिंदुस्तान एक सॉफ्ट देश है। आपको मैं बता दूं, वो कहता है ये दाल खाने वाले बनिए हैं, ये पाकिस्तान कहता है। और अब 1998 में 7 मराठा लाइट इन्फेंट्री के सोल्जर्स का सर हलाक किया, उससे 52 का केस अभी तक चल रहा है। आर्मी चीफ ने कह दिया है कि लास्ट 2 साल में किया है। तो पाकिस्तान ये बात मान के चलता है कि हम सॉफ्ट स्टेट हैं और हम एक्शन लेने में अब हिचकिचाते हैं क्योंकि हमारी पॉलिटिकल जो विल है वो बड़ी कमजोर है। पाकिस्तान को ये पता है कि अगर एक बार लड़ने पे उतर आए तो इंडियन आर्मी फिर ऑल आउट चली जाती है, और पाकिस्तान को पता है कि वो पॉइंट आने में बहुत देर लगेगी और इसीलिए पाकिस्तान ये चांस लेता जा रहा है। और पाकिस्तान को पता है कि हमारे को कुछ करने के लिए हम रिएक्शन ही करते रहेंगे, एक्शन नहीं लेंगे जब तक हिंदुस्तान पाकिस्तान को वही सजा ना दे जो पाकिस्तान हमें दे रहा है। पर एक बात याद रखिए कि आपको अपना जो ये याद रखना है कि पाकिस्तान में फौज और सिविलियंस दोनों अलग अलग जगह पे हैं। सिविलियन गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे साथ में तालमेल रहे और फौज चाहती है कि सिविलियन का तालमेल ना रहे, पर सिविलियन गवर्नमेंट फौज से डरती है, तभी उनकी रवानी जो फॉरेन मिनिस्टर है वो अलग अलग बात करती है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो कहना कुछ और चाहते हैं। अगर हम गवर्नमेंट के साथ में तालमेल बंद कर देंगे तो एक किस्म से हमारे रिलेशनशिप को धक्का लगेगा। पर पाकिस्तानी फौज को हमको अगर दबाना है तो ये जो हरकत पाकिस्तान कर रहा है उसको हमने बढ़ाना पड़ेगा, पर हमें प्रिटेंड करना पड़ेगा कि कुछ नहीं हुआ। चाणक्य नीति यही कहती है और हमको इस पे चलना होगा। चाणक्य नीति बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। शायद हिंदुस्तानी भूल गए या यहाँ के सियासतदान भूल गए कि चाणक्य नीति कहती क्या है। आखिरकार कैसे एक पड़ोसी मुल्क आप पर इतना हावी हो सकता है। प्रोफेसर शौराब है हमारे साथ, भारत मामलों के बहुत अच्छे जानकार हैं। शौराब साहब, इंडिया एक सॉफ्ट स्टेट है, पाकिस्तान ये कहता है कभी आपके घर में घुसकर आतंकी वारदात कर देता है, कभी बम विस्फोट होते हैं, कभी सीज फायर होता है, कई चीजें होती रहती हैं और इस तरीके की चीजें बार बार होती हैं, फिर भी आप कोई मुंह तोड़ जवाब नहीं देते। क्या सच में हम इतने कमजोर हो गए हैं? मर गई है हमारी आत्मा, हम जागते नहीं? हमारे जवानों के साथ, हमारे लोगों के साथ ऐसा होता है, हम कुछ रिएक्ट नहीं करते? तो शायद शौराब साहब तक हमारी आवाज पहुंच नहीं रही है, उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। वी नारायण साहब हैं, रिटायर्ड एयर मार्शल हैं। वी नारायण साहब, आपसे भी मेरा यही सवाल है, क्या हिंदुस्तानियों की आत्मा या यहाँ की जो पॉलिटिकल विल है वो इतनी कमजोर है, मर गई है कि हमारे लोगों के साथ कोई कुछ भी करता रहे हम जवाब नहीं देंगे? हम इंतजार कर रहे हैं कि कहीं हम पे कोई लालचन ना लग जाए, कहीं इंटरनेशनल हमारी रेपुटेशन खराब ना हो जाए, हमें ऐसा नहीं करना, हमें वैसा नहीं करना। हम जगे नहीं है अंदर अब तक कि पाकिस्तान ऐसा कर रहा है, एक बार नहीं 10 बार कर रहा है, कुछ तो कीजिए अब। ये इसमें ऐसा है कि ये बिल्कुल ही कहना सही नहीं होगा कि हमारी पॉलिटिकल विल इतनी कमज़ोर हो गई है या गिर चुकी है। जिस तरह का हादसा हुआ है उसको हर एक हिंदुस्तानी को बहुत दर्द पहुंचा है। और आज ही किसी ने कहा कि एक सर अगर लिया गया है तो हमें 10 वापस लेने चाहिए। ये जज्बात जो हैं हमें भी छूते हैं, हम भी समझते हैं कि तैश में आके ऐसा करना हो सकता है। लेकिन जहां तक कि एक राजनीति का प्रश्न है, हर कार्य के ऊपर देखना पड़ता है कि वो क्या, उसका इरादा क्या था लगता है। और ये भी समझ लेना चाहिए कि हम एक पाकिस्तान से नहीं उलझ रहे हैं, कम से कम 3 पाकिस्तान है। एक तो आर्मी है, फिर एक बहुत ही कमज़ोर सिविलियन सरकार है, और फिर ये इस तरह के मुजाहिदीन और टेररिस्ट हैं जो कि न तो उनके काबू में हैं, न बिल्कुल ही उनके काबू के बाहर हैं। जी। ये हादसा जो हुआ है ये आर्मी के साथ मिलकर जरूर, इनकी मिली भगत जरूर रही होगी, लेकिन इरादा क्या है? अगर यदि इरादा ये है कि पीस प्रोसेस को डिरेल कर दिया जाए तो क्या ऐसा नहीं होगा कि अगर हम एकदम से एक झोंके में इस तरह का काम करें तो जो इन लोगों की इरादा है हम उसको पूरा कर सकें? तो जहाँ तक कि सरकार का सवाल है उसको बहुत नाप तौल के और समझ के करना चाहिए।
और जिसको कहा जाता है नी जर्क रिएक्शन, जी जी जी, नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जो आर्मी चीफ ने जो आज बात कही है जी, बहुत सही बात कही है कि प्राइमेसी सरकार की है, सिविलियन गवर्नमेंट की है जी। जहां तक आर्म फोर्सेस का ताल्लुक है, हम तो मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार हैं जी, लेकिन राजनीति, सियासत, इन सब चीजों को देखते हुए कब और किस मौके पे और कैसे इन पे दांव लगाया जाए, कैसे इनके ऊपर चोट की जाए, बिल्कुल बिल्कुल सोच समझ के करना चाहिए। नारायण जी, जो भी आपने कहा उससे हम भी सहमत हैं कि चीजें सोच समझ के होनी चाहिए, लेकिन कम से कम आपको सोचने समझने में 1 साल लग जाता होगा, 2 साल लग जाते होंगे, 3 साल लग जाते होंगे, आप तो सोचते जा रहे हैं। उदय सिन्हा जी से मेरा ये अगला सवाल है, क्या भारत सरकार को सोचने और समझने में इतना वक्त लग रहा है कि वो अब देखती जा रही है? इंतहा है ये तो किसी बात की कि एलओसी पर आपके जवान का सिर काट कर ले जाते हैं और आप देखते रहते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये पहली दफा ये घटना नहीं हुई है, इसके पहले भी ये घटनाएं हुई हैं और हर साल दोनों तरफ से इसी तरीके की गोलाबारी होती है, इसी तरीके की सरफुटौल होती है, ये कोई नई घटना नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 में जब हम पाकिस्तान कहते हैं, ये मान के चलना चाहिए कि पाकिस्तान एक एंटिटी नहीं है। अभी बहुत सही बात वो कह रहे थे कि पाकिस्तान सही एंटिटी नहीं है। पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट, आर्मी सिविलियन गवर्नमेंट के प्रति कितनी वफादार है, कितनी जिम्मेदार है और कितनी उसकी बात मानती है, महत्वपूर्ण इसका है, इसी बात का है। हम सरकार के स्तर पर बात करते रहे, हम इस्लामाबाद के साथ बात करते रहे, सिविलियन गवर्नमेंट के साथ एक सिविलियन गवर्नमेंट बातचीत करती रही और कोई एक डिरेल्ड, कोई एक आर्मी जवान जाए और कुछ भी करके और वापस आ जाए और उसके बाद हम पाकिस्तान सरकार को उसके लिए नहीं घसीट सकते। मुझे ऐसा लगता है कि इस पे सोच समझ के बात करनी चाहिए। दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण बात है, वरना एक बात सोचिए, ये जो 2 व्यक्तियों के साथ जो झड़प हुई, मुझे ये समझ में नहीं आया कि अपनी पूरी टुकड़ी से ये 2 लोग कैसे भटक गए और ये भटकने के बाद जो ये बात हुई तो फिर वो कैसे वापस मिले, इस पे हम बात नहीं कर रहे हैं कि आखिर वो कैसे भी बात होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत सही आपने ये पॉइंट उठाया है। तीसरी बात है, हाफिज सईद का मूवमेंट वहां पर देखा गया। क्या ये पाकिस्तान के साथ जो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जो चल रहा था उसको डिरेल करने की कोशिश तो नहीं है? क्योंकि किसी भी तरीके से पाकिस्तान की आर्मी को ये पसंद नहीं होगा कि सिविलियन लेवल पर पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो और सिविलियन गवर्नमेंट एक दूसरे सिविलियन गवर्नमेंट से बातचीत को आगे बढ़ाए। चौथी बात जो कि ज्यादा महत्वपूर्ण है, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए कि ये सिविलियन गवर्नमेंट चाहती क्या है। आखिर हम पाकिस्तान को अगर मुंहतोड़ जवाब देना चाहते हैं तो कैसे देंगे? या तो ये है कि आप 1 to 1 भिड़ जाइए और जाइए और मारकाट कर लीजिए, मारकाट करके आप भी मर जाइए, उनको भी मार दीजिए। दूसरी बात, हम अपने पड़ोसी को चुन नहीं सकते और हमारा पड़ोसी अगर उच्छृंखल हो गया है तो उच्छृंखल को नाथने की जरूरत है, उसे थप्पड़ मारने की जरूरत है। वो थप्पड़ कौन से थप्पड़ है? वो थप्पड़ है कि जो हम तमाम किस्म का ये आपस में एक दूसरे का आदान प्रदान कर रहे हैं। हमारे यहाँ अभी क्रिकेट के पाकिस्तान के दसियों खिलाड़ी यहाँ स्टूडियो में बैठे हुए भाषण दे रहे हैं। वहां से लोग आते हैं, यहाँ पर कार्यक्रम करके चले जाते हैं संगीत में। इस पर और इसके साथ साथ जो जितने हमारे इकोनॉमिक मेजर्स हैं जो कि पाकिस्तान के साथ हम उसको डील करते हैं, हमें अगर कहीं थप्पड़ मारना है इनको कर्टेल करें। पाकिस्तान की अपने ऊपर डिपेंडेंस बढ़ाने की जरूरत है, तभी वहां की आर्मी को भी इस बात की समझ आएगी, नहीं तो आर्मी नहीं समझेगी। कई पॉइंट्स यहाँ पर, कई मुद्दे यहाँ पर आपने उदय जी रखे हैं। पांचवी बात, उसके बाद आप बात आगे बढ़ेगा। सितंबर महीने में जनरल अशफाक कयानी रिटायर कर रहे हैं। जनरल अशफाक कयानी के सितंबर महीने में रिटायर करने के पहले ये घटनाएं हो रही हैं। ये बात ध्यान देने की जरूरत है कि जनरल अशफाक कयानी आर्मी चीफ बनने के पहले ISI के चीफ थे और इसके बाद वो क्या चाह रहे हैं ये खुदा जानता है कि वो क्या चाहते हैं। बिल्कुल, और शायद यही वजह कि काफ साहब ने बोला कि साजिश हो रही है शायद। बिल्कुल, हमारे साथ शंकर कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बतौर पत्रकार की हैसियत से शंकर जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, देश में जब इस तरीके की घटना होती है, सियासत कुछ भी समझे, लोग बेशक चाहे राजनीतिक लोग क्या कर रहे हैं, ऑफिशियल्स हमारे क्या कर रहे हैं, आर्मी क्या कर रही है, ये एक अलग मसला है। देश का आवाम इन घटनाओं से क्या सोचता है, ये आप जरा हमें बताएं, क्योंकि ऐसा लगता है मुझे कि लोगों का विश्वास राजनेताओं में या अपनी आर्मी में कम होता है कि हमारे लोगों के साथ ऐसा हुआ और ये लोग कुछ कर नहीं रहे हैं, कोई रिएक्शन नहीं है इन लोगों का।
जी, ये बात तो है, लेकिन है कि सबसे बड़ी बात है कि जो ये पब्लिक के बीच में जो ओपिनियन है वो है कि हमें कम से कम एक तो तमाचा जरूर कसकर मारनी चाहिए पाकिस्तान को, क्योंकि 2008 हमारे पे गुजरी, हमने कुछ नहीं किया, पूरा एविडेंस दिया, सब कुछ किया, कुछ नहीं, हाफिज सईद आज भी घूम रहे हैं। उसके बाद लगातार ये सीज फायर की वायलेशंस हो रही है। 2003 के क्या नाम है 2003 से लेके 2009 तक तो नई वायलेशन हुआ। 2009 के बाद जब परवेज मुशर्रफ चले गए उसके बाद वायलेशन ही वायलेशन हुआ। अब ये हालत हो गया है कि 120 दफ़ा के क्या आसपास इस बार वायलेशन हुआ 2012 में। जी। अब है कि लोगों के बीच में एक इतनी है कि पाकिस्तान को जवाब दे। अब दो क्या नाम है ये कि हमारे सोल्जर्स के सिर काटे चले गए, तो हम अब क्या बैठे रहे क्या? नीजर रिएक्शन नहीं लेना है, क्योंकि अभी जो हालत है पाकिस्तान का, देखिए दो ये फ्रंट पे हमें फाइट करनी है, वन एट डिप्लोमेटिक लेवल और दूसरा एक सिक्योरिटी लेवल। डिप्लोमेटिक लेवल पर इसलिए कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का चेयरमैन है अभी पाकिस्तान, वो चाहता है कि जो कश्मीर का इशू है वो इंटरनेशनलाइज किया जाए उस हद तक जिससे हम उसको घसीट ले सके आगे तक। जी। दूसरा है कि जो पाकिस्तान के भीतर जो आर्मी है उसके बीच में दो गुट है। एक है जो गुट है जो कयानी के साथ है, वो गुट है चाहता है कि जो हमारी इंडिया के साथ एनिमिटी है वो अब वो एनिमिटी नहीं रह गई। हमारे एनिमी रियल एनिमी जो है हमारे यहाँ के लोग, जिहादी लोग हैं, जो हमारे टेररिस्ट लोग हैं, जो यहाँ के तालिबान है या और भी जो टेररिस्ट ग्रुप है, वो हमारे एनिमी हैं। तो डॉक्ट्रिन जो हमारी जो है, जो सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है जो आर्मी की, पाकिस्तान आर्मी की, वो हमारे जिहादी ये के साथ ये किया जाए, निपटा जाए, ना कि अब पाकिस्तान इंडिया उस तरह की पाकिस्तान के लिए वो थ्रेट नहीं रही है। लेकिन जो एक ग्रुप है, जो मेजर सेक्शन है वहाँ के जो आर्मी में, वो नहीं चाहती है कि इंडिया जो सेंट्रिक जो हमारी सिक्योरिटी जो ये है, हमारी जो पैराडिग्म है वो चेंज हो। वो चाहते हैं वही चीज़ बना रहे, क्योंकि उनसे उनको बहुत चीज़ मिलती है। उनसे जब तक वो सस्टेन करेगा एंटी इंडिया फीलिंग, जब तक कश्मीर वाला इशू को सस्टेन करेगा, वो चाहता है कि मेरी क्या नाम है वो बची रहेगी और हमें उस तरह से पब्लिक का सपोर्ट मिलता रहेगा। बिल्कुल। तो और कई मुद्दे इस दौरान जो उदय जी ने रखे हैं, इन्हीं से जुड़ी हुई फिलहाल आप लोगों के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को पहले दिखाते हैं। एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन करने का पाकिस्तान का पुराना रिकॉर्ड रहा। पाकिस्तान सैनिक कई बार एलओसी पर गोलीबारी की घटना को अंजाम देकर युद्ध विराम की धज्जियां उड़ा चुके हैं। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत पाकिस्तान सीमा पर 2003 से सीज फायर लागू है, लेकिन एलओसी पर गोलीबारी की घटनाएं आम है। खासकर मौसम के बदलने के साथ ही पाक घुसपैठियों को सीमा पार कराने की कोशिश शुरू हो जाती है और इसके लिए पाक सेना कई बार सीज फायर का उल्लंघन करने से भी बाज नहीं आती। पाक सेना ने 2003 के बाद से कई बार सीज फायर का उल्लंघन किया। पिछले साल यानी कि 2012 में पाकिस्तानी सेना की ओर से 71 बार सीमा पर फायरिंग कर सीज फायर का उल्लंघन किया गया। इस दौरान जम्मू कश्मीर सीमा पर घुसपैठ की करीब 150 वारदातें हुई। साल 2011 में पाक सेना की तरफ से 39 बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया, जबकि 2010 में एलओसी पर 24 बार पाकिस्तानी सेना ने बेमतलब की गोलाबारी की। वहीं 2009 में भी 13 बार पाक की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया। साल 2008 में भारत पाक सीमा पर 37 बार गोलीबारी की घटनाएं सामने आई। एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन 2006 से ही पाकिस्तान की ओर से शुरू हो गया था। 2006 में पाकिस्तान की ओर से करीब 11 बार गोलीबारी की गई, तो 2007 में 24 बार सीज फायर का उल्लंघन हुआ। एलओसी पर दोनों मुल्कों के बीच टेंशन आम बात है, लेकिन सीज फायर के उल्लंघन के मामलों में पाकिस्तान का रिकॉर्ड बेहद खराब रहा है। साथ ही पाकिस्तान बार बार नापाक हरकत करने के लिए पलटी मारता रहा है। ऐसे में जब भारतीय सेना अध्यक्ष की तरफ से कड़े लफ्जों में चेतावनी दी गई है, तो क्या माना जाए? अब पाकिस्तान सुधर जाएगा या फिर पाकिस्तान को सुधारने के लिए मुंह तोड़ जवाब देना जरूरी हो गया है? कमलाकांत के साथ नेहा माहेश्वरी, चैनल वन न्यूज। तो बहुत सी बातें हुई, बहुत से मसले हुए, एक नहीं कई बार हुए, लेकिन उसके बावजूद कोई बदलाव नहीं हुआ। क्या भारत की पॉलिसी में गलती है, उसका रिएक्शन गलत है, दोस्ताना व्यवहार की बात गलत है, या वाकई में हम इनसेंसिटिव हो गए हैं अपने ही लोगों को लेकर? क्यों हम नहीं सोच रहे हैं? और क्या
डिप्लोमेटिक होना इतना जरूरी है कि आप अपनों के हितों को भी उसमें कॉम्प्रोमाइज कर देंगे। 2008 में जो हुआ वो दुनिया ने देखा, इस बार जो हुआ वो दुनिया ने देखा, और हर साल ऐसे तमाम चीजें होती हैं, दुनिया देखती है, कोई कुछ नहीं कहता, कोई इंटरफेरेंस नहीं होती, और भारत किस दबाव में अपना रिएक्शन खुलकर नहीं दिखा रहा, ये इस वक्त हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पैनल में बहुत खास हमारे मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कपिल काक जी रक्षा विशेषज्ञ हैं। कपिल जी, आपने कहा था साजिश जो है अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है, और उदय जी ने जो कुछ पॉइंट्स उठाए, कुछ जो मुद्दे उठाए, वो काफी हद तक इसके इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आए। क्या वाकई में ये कोई साजिश है दोनों के देशों को, संबंधों को खराब करने की, या उनके अपने हालात में कुछ चेंजेस लाने की? क्या चाह रहे हैं वो भारत से, और क्या भारत को करना चाहिए उनके साथ कि उनके नापाक इरादे बंद हो, इस पे एक फुल स्टॉप लग जाए? देखिए, साजिश ये है कि पाकिस्तान की थल सेना में ये सहमत नहीं हूँ इस बात पे कि पाकिस्तान की थल सेना में ग्रुप्स बने हुए हैं। उनके जो 6 सबसे वरिष्ठ कोर कमांडर हैं वो कयानी साहब के बैचमेट हैं। पाकिस्तान आर्मी बिल्कुल मिली जुली है, उसमें कोई शक नहीं। दूसरी बात जो आपने कहा, हमारी नीतियाँ, मेरे ख्याल में हमारी नीति बहुत ही उचित है। एक रणनीति है, पाकिस्तान पड़ोसी देश है, पाकिस्तान के साथ रिश्ते आगे करने चाहिए। हाँ, ये बात है कि जैसे बाकी पैनलिस्ट से कहा है 3 पाकिस्तान हैं, और जो 2 बाकी पाकिस्तान है, जो जिहादी ग्रुप्स हैं और पाकिस्तान दल सेना है, मिलजुल के ये पीस जो शांति वार्ता है उसको डिरेल करना चाहते हैं। मेरे ख्याल में भारत की रणनीति और पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी और जो उनकी लोकतंत्र की सरकार है, पूरे 5 साल पहली बार पाकिस्तान की इतिहास में एक सरकार पूरे 5 साल चली है, तो उसका हाथ बढ़ाइए। ये हो सकता है 2-4 बातें हो सकती है। पहली है कि आप सैनिकी कार्रवाई करेंगे नियंत्रण रेखा के पार, मैं समझता हूँ उचित नहीं है, क्योंकि वहाँ से भी कार्रवाई होगी और फिर आप तनाव में बढ़ते रहेंगे। दूसरी बात है कि आप कूटनीतिक दबाव डाल सकते हैं पाकिस्तान पे, ज़रूर, ये एक बहुत ही एक अहम मुद्दा हो सकता है। तीसरी बात जो सबसे अहम बात है वो ये है कि पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की सरकार इस बात में डिनायल में है। अभी तक की रबानी खार ने सारे विश्व को कहा है कि ये जो घटना हुई है पाकिस्तान में उस पर कोई हाथ नहीं है। तो ये जब तक पाकिस्तान एडमिट ना करे, जब तक आर्मीज दोनों DGMOs मिलजुल के ये घटना को और इस जो एक तनाव पैदा हुआ है भारत और पाकिस्तान का, तब तक मेरे ख्याल में दोनों देशों के लिए, जनूबी एशिया के लिए बहुत ही खतरा हो सकता है। मेरे ख्याल में युद्ध के रास्ते की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए, कूटनीतिक रास्ता अपनाना चाहिए। और इसमें मैं समझता हूँ मीडिया का, हमारे माध्यम का, उसकी भी एक शाइस्तगी की इस वक्त आवश्यकता है, क्योंकि हम भी हाइपर वेंटिलेट हो रहे हैं। अब आप पाकिस्तान की प्रिंट मीडिया देख लीजिए, उनके हार्डलाइनर रिपोर्ट्स देखिए, वो काफी संयम से बर्ताव कर रहे हैं। मेरे ख्याल में भारत एक विकसित देश है, उसका एक मैच्योरिटी दिखाएंगे ना सर, संयम तो वो दिखाएंगे ना। गलती उनकी है, उनकी सरजमी का हर बार गलत चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, तो संयम तो उन्होंने दिखाना है। देखिए, ये गलत बात है। ये मेरे ख्याल में उदय जी ने भी ये कहा है, पिछले 2-3 सालों में ये एक पहली घटना नहीं है जब सर कटे हैं उनके। जस्ट ठहरिए एक सेकंड, उनके सर भारतीय वायु थल सेना ने काटे हैं, मगर वो माध्यम में आते नहीं है। वैसे ही उन्होंने हमारे जो सैनिक है उनके सर काटे, मगर सर काटने की बात छोड़िए। भारत एक विकसित देश है। अगर उनके जो जिहादी ग्रुप्स हैं उनके बर्ताव में एक जिहादी जज्बा आ रहा है, तो हमें ऐसे उनको संभालना है। काक साहब, हिंदुस्तानियों को अपने जवानों के शहीद होने का दुख नहीं है, हिंदुस्तानियों को ये दुख नहीं है कि कोई शक नहीं है, सबको दुख है। दुख हमें इस बात का है कि इतनी बर्बरता क्यों? मतलब संयम से काम ले लीजिए, आप हाइपर वेंटिलेट बख्शी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं चाहूंगी आप दोनों सुने। बख्शी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, जी कहें। जी बख्शी साहब कहें पहले आप। जी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हिंदुस्तान को ये जान लेना चाहिए कि पाकिस्तान में सारा पाकिस्तान हमारे खिलाफ नहीं है, पर जो पाकिस्तान आर्मी है उसके फैक्शंस बने हुए हैं। लोअर एचलॉन्स तालिबान से मिली हुई है, और तालिबान और जो हायर एचलॉन्स है वो हेल्पलेस है इस समय। इसीलिए पाकिस्तान आर्मी इस तरीके से रवैया अपना रही है। और रही बात इनडिसिप्लिन की, जो जिनीवा कन्वेंशंस को वायलेट करने की, यानी कि डेड बॉडीज को म्यूटिलेट करने की, तो
उनके जर्नल्स रोज टेलीविजन पे आते हैं, किसी ने शिकायत नहीं करी कि हिंदुस्तान ने ये भी उनके सिर काटे हैं। ये जरूर बात है कि वायलेशंस ऑफ सीज फायर जरूर होती है, पर ये जो सिर काटने वाली बात है, म्यूटिलेशन ऑफ डेड बॉडीज, जिनीवा कन्वेंशन के आर्टिकल 3 कॉमन टू ऑल, इसका उल्लंघन है और दोनों कंट्रीज इस बात को जानती हैं। पर दुख की बात यह है कि हमने उचित आवाज नहीं उठाई और ये हमारी कमजोरी है और हमारी कमांडर्स की कमजोरी है और हमारी गवर्नमेंट की कमजोरी है कि हमने इस पर रिएक्ट नहीं किया। मीडिया को हम थैंक करते हैं, अगर मीडिया नहीं होती तो बात इतनी भी नहीं होती। अगर आपको पता है 1962 में अगर मीडिया होती तो एयरफोर्स कब की इस्तेमाल हो गई होती और प्राइम मिनिस्टर नेहरू को गलत ठहरा दिया गया होता, क्योंकि मीडिया को उस टाइम तो मीडिया थी नहीं और मीडिया का आपने ये जो पॉइंट रेज किया ये सही बात है। मैं आपकी जो बात है वो मैं वीर नारायण साहब से भी पूछना चाहती हूँ। जी वीर नारायण साहब, आखिरकार मीडिया ने इस मुद्दे को, लोग कह देते हैं हाईलाइट कर दिया। अरे हाईलाइट कर दिया तो आपको इतना पता तो चला, वरना ऐसे कितने शहीद मार दिए जाते हैं, उनके साथ ऐसा बर्बर व्यवहार होता है। जब आपके एक्ट में भी ये चीजें एडमिट की हुई है, दोनों कंट्रीज को अपने रूल्स एंड रेगुलेशन का वायलेशन नहीं करना, उसके बावजूद आप ये कहते हैं और उस पर आपने ये कहा कि सोचना होगा, समझना होगा, समझ के रिएक्ट करना होगा, इंटरनेशनल चीजें हैं, डिप्लोमेसी है। अगर हर चीज का आप इतना ख्याल आप रख रहे हैं तो आपके पड़ोसी को भी रखना चाहिए ना। पड़ोसी आपके घर में सेंध लगा दे, आप चुपचाप देखते रहें, ये तो होने वाली बात नहीं है। नहीं, मेरा तो कहना यह है कि मीडिया की भूमिका जो है वो बहुत ही प्रशंसनीय है जी। हमें उससे कोई शिकायत नहीं है। हमें देखना यह है कि मीडिया का अपना रोल है, सरकार का अपना रोल है, स्टेट्समैनशिप का अपना रोल है, पब्लिक का अपना रोल है। अगर ये तीनों मिल जाएं और ये पता न चले कि किसको क्या करना है, तब तो मेरे ख्याल से किसी तरह का आपकी पॉलिसी नहीं चल सकती। जी देखना तो ये है। फिलहाल वीर नारायण साहब आप ये बताएं, इनमें से कौन अपनी भूमिका सही तरीके से नहीं निभा रहा है? मेरा कहना यह है कि मैं किसी पे भी उंगली उठाने के लिए तैयार नहीं हूँ। जी जी, ये परिस्थिति ऐसी है कि जहाँ पे हमें सोच समझ के तो काम करना ही है। जी जी, हमने तो पहले कहा कि हमारी भावना वही है जी, जो कि किसी ने कहा कि एक सर काटा है तो 10 काटो जी। लेकिन ये कहना एक चीज है और ये करना और भावना एक चीज है। लेकिन जबकि अपने देश के हित का प्रश्न आता है, हम लोग ये तो एडमिट कर ही चुके हैं कि एकदम हमें कोई तानाशाही नहीं है। ये बात नहीं है। बार बार आपका ये प्रश्न है कि हम रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। जी, आप बताइए कि जब कसाब पकड़ा गया था, पूरे भारतवर्ष की भावना क्या थी? भारतवर्ष की भावना थी कि तुरंत पाकिस्तान पर अटैक कर देना चाहिए। अगर हमने पाकिस्तान पर अटैक कर दिया होता तो माफ कीजिएगा उदय जी माफ कीजिएगा, ये भावना नहीं थी हमारी कभी भी कि पाकिस्तान पर अटैक कर दीजिए। हिंदुस्तानी आवाम ऐसा कभी सोचता ही नहीं। बार हम तो ये चाहते थे कि जो लोग अटैकर्स हैं उनको आप रिकॉग्नाइज कीजिए, उनको फांसी के तख्ते पर उनको लटकाइए वहां पर। कि हम क्यों नहीं रिएक्ट कर रहे हैं, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। मैंने पहले भी कहा कि पाकिस्तान सिंगल एंटिटी नहीं है। पाकिस्तान का ये जो एक्टिविटी है ये आर्मी का एक्टिविटी है या नहीं है, या आर्मी का और जिहादियों का कोई एडवांस फोर्स है, ये उसकी एक्टिविटी है, ये भी आप नहीं जानती। और कैसे पाकिस्तान इसको एडमिट करेगा कि हाँ हमने किया? पाकिस्तान एडमिट करेगा तो पाकिस्तान से आप कहेंगे कि सिर दीजिए हमें। इसका मतलब क्या है? इसका सीधे सीधे डिप्लोमेटिक रिपरकशंस है। और डिप्लोमेटिक रिपरकशंस को अगर हम समझेंगे नहीं और सिर्फ भावना में आके और हम कहेंगे कि मार डालिए, काट डालिए, इसको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उदय जी हम इस मसले पर बात ही नहीं करें कि आप सीधे वॉर शुरू कर दीजिए। वी आर नॉट इन फेवर ऑफ वॉर। हम बारबेरिक सोसाइटी में नहीं रह रहे हैं। जी जी, हम जंगली सोसाइटी में नहीं रह रहे हैं। हम एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहां हम सोचते समझते और उसके बाद एक्ट करते हैं। भारत सरकार अगर एक्ट करेगी, आपने ये कहा कि जो हमारे आर्मी चीफ है वो अटैक क्यों नहीं कर रहे? भाई कैसे कर देंगे आर्मी चीफ? अटैक के लिए हम कह ही नहीं रहे उदय जी, हम अटैक की बात ही नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि आपका रिएक्शन, हमारे आर्मी जो चीफ ने कहा, वे ऑफ ट्रीटमेंट है, हमारे आर्मी चीफ ने कहा कि समय आने पर, जी जी, आर्मी चीफ ने कहा कि समय आने पर हम जवाब देंगे। वो समय क्या है? वो समय है। नहीं तो समय तो उदय जी पता नहीं कितने सालों से आ रहा है। जिस दिन से हिंदुस्तान पाकिस्तान बटे समय आ ही रहा है। वो पॉलिटिकल संकेत जब तक नहीं मिलेगा, ये दो पड़ोसी की लड़ाई नहीं है। बिल्कुल यही हम कह रहे हैं। हम आर्मी से नहीं कह रहे वो रिएक्ट करें, हम ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की सरकार क्यों नहीं रिएक्ट करती। प्रोफेसर शोहराब पर जब तक हम बात नहीं करेंगे, आप एक बात ध्यान रखिए, जब से भारत आजाद हुआ
जब से पाकिस्तान आजाद हुआ, हिंदुस्तान की फॉरेन अफेयर्स की जो पॉलिसी है वो पाकिस्तान सेंट्रिक रही है। पाकिस्तान सेंट्रिक पॉलिसी रखना वो पाकिस्तान की मजबूरी है, क्योंकि अभी हमारे एक पैनलिस्ट कह रहे थे, बात बिल्कुल सही है। पाकिस्तान अगर अपने हिंदुस्तान की पूरी पॉलिसी को पाकिस्तान सेंट्रिक रखेगा और कश्मीर को अलगाववाद से युक्त रखेगा, कोई इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन बस एक ही है कि आप अटैक कर लीजिए, दो हाथ कर लीजिए। शौराब साहब जी, उदय जी जो आपने कहा हम बिल्कुल समझ रहे हैं और हमारे जो पैनल में तमाम लोग हैं वो भी इस बात को समझ रहे हैं। शौराब साहब, हम ये नहीं कह रहे हैं कि युद्ध हो जाए, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप पाकिस्तानियों पर आक्रमण कर दीजिए, हम ये कह ही नहीं सकते। आप हमारे दोस्त हैं, आप हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, और जैसा उदय जी ने कहा कि तमाम जो चीजें हैं वो दोस्ताना व्यवहार में होती हैं और होनी चाहिए, क्योंकि पड़ोसियों को आप चुन नहीं सकते, वो तो है कि। वीर नारायण साहब हमारे साथ हैं। वीर नारायण साहब लगातार इस बात की चर्चा करते रहे हैं, प्रफुल्ल बख्शी जी भी, कपिल काक जी भी, तमाम लोग जिस तरीके से आप लोग कह रहे हैं, कहीं ना कहीं एक मैसेज यही है कि हिंदुस्तानी कभी भी बर्बर नहीं हो सकते, हम बार्बरिक सोसाइटी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद शंकर जी, आपसे मेरा ये सवाल है, लेकिन उसके बावजूद इस चीज की जरूरत है या नहीं है कि एक सख्त मैसेज दीजिए, वो मैसेज कब देंगे आप, कितना इंतजार और करवाएंगे? लेकिन जो आज जो आर्मी चीफ की जो स्टेटमेंट है उसको देखिए, तो वो एक साफ संकेत है कि हम समय और जगह को चुनेंगे, ये हमारे पर छोड़ दीजिए। एक बहुत बड़ी मैसेज है, और ये मैसेज है कि कभी भी कुछ भी ये हम इंतजार करेंगे अभी उस माहौल का। क्योंकि देखिए, जैसे उदय जी ने कहा कि हम वो सिर कटोगल वाली बात करें, क्योंकि दोनों ही न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट है, एक दूसरे पर हम ये हमला करें तो वो एक बहुत कैटास्ट्रॉफिक होगी दोनों ही कंट्री के लिए। तो हम वो रास्ते पे ना जाएं जो हमारे लिए खतरनाक हो, हमारे लिए भी और पाकिस्तान दोनों के लिए ही। चाहते हैं जिस तरह से हम पे अटैक हुआ है उसका एक्शन होगा, लेकिन ऐसे नहीं, नी जर्क रिएक्शन नहीं। उसके लिए एक बैलेंस्ड, एक ये, क्योंकि भारत, जैसे उदय जी ने कहा कि हम एक बर्बरतापूर्ण जिसे पाकिस्तान ने किया उस ढंग से हम अपना नहीं सकते, क्योंकि हमने एक तरह से दिखाया है विश्व को भी हमने दिखाया। मैं एक बात ऐड करूंगा शंकर जी, कि ब्रिगेडियर लेवल की बात हो रही है, 10 से 15 मिनट बात चल रही है, बात इनकंक्लूसिव है, ये संकेत नहीं तो क्या है? नहीं, वही बात है कि डीजीएमओ की लेवल की जो बात हुई। मैं कुछ कहना चाहूंगा इस समय। जी कहिए जी। मैं ये बात कर रहा हूं कि हमें घबराने की जरूरत नहीं है, ये टैक्टिकल एरिया के अंदर एक्शन की बात है। अगर वो बर्बरता दिखाते हैं हमारे सैनिकों के साथ में, सीज फायर वायलेशन तो हो रही है, पर वो अगर सैनिकों के साथ में, घायलों के साथ में, मृतकों के साथ में बर्बरता दिखाते हैं, तो अगर आप 3-4 एग्जाम्पल्स उनके साथ से जरा थोड़ा ज्यादा कर दीजिए, उसमें कोई हानि नहीं है। आप अपनी अमन की आशा, रेलवे और टूरिज्म, क्रिकेट मैच चलाते रहिए, आप पर बात बिल्कुल मत कुछ करिए। देखिए, बात यह है, हम ये नहीं कह रहे हमला कर दीजिए, हमला करने की कोई जरूरत नहीं है। जी। सिर्फ आप ये कार्रवाई करिए जहां उनको दर्द होता है। जब तक उनका हाथ नहीं बरोड़ेंगे वो आह नहीं भरेंगे, और जब तक आह नहीं भरेंगे वो नेगोशिएशन टेबल पे नहीं आएंगे। बिल्कुल बख्शी साहब, जो आपने कहा, कपिल काक साहब, बहुत छोटा सा मुझे एक ब्रेक लेना है, कमर्शियल ब्रेक, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी आप मुझे ये इसका जवाब दे दें, जैसा बख्शी साहब ने कहा कि आप बोलिए मत, अमन की कोशिशें मत रोकिए, बातचीत जारी रखिए, जो आपका चलता है लेन देन वो सब कीजिए, बस जैसे वो रिएक्ट कर दें सेना पर, आप भी वहां पे तुरंत उसका जवाब दे दीजिए। ये मुमकिन है या नहीं है? ये मुमकिन ही नहीं है, पर देखिए, दर्शक जानते हैं, जो इतने हादसों की बात हमने की है उदय जी और मैंने, इन सब में उनकी तरफ से फायरिंग हुई है, हमारी तरफ से फायरिंग हुई है। ये नहीं है कि भारतीय थल सेना बैठी हुई है और ये 112 जो घटनाएं हुई हैं पिछले साल, भारत ने कुछ नहीं किया है, वो जवाब मिलता है। फायरिंग की बात नहीं है, फायरिंग तो होगी। सुनिए, एक बात यह है कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जनरल बिक्रम सिंह की जो आज सूचना है ये बहुत महत्वपूर्ण है। सूचना ये है कि जब टाइम मिलेगा हम उसको रिएक्ट करेंगे, मतलब अगली बार कभी ऐसा हुआ हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। मगर दर्शकों को जानने की आवश्यकता है कि आजकल की जो विकल्प हैं वो सिर्फ सैनिकी विकल्प नहीं है, वो राजनीतिक सैनिकी विकल्प है, उस पर कूटनीतिक काम भी आते हैं, एक कंबाइंड एक स्ट्रेटजी रणनीति होती है। मेरे ख्याल में ऐसे हादसे इतने हुए हैं इस वक्त एक तरीके से सेंटर स्टेज पे पाकिस्तान थल सेना ने लाया है, क्योंकि ये
एक सर काटने की बात हुई है और घुसपैठ हुई है सर काटने के साथ। बाकी हादसे तो होते रहे, मैंने पहले भी कहा है, मार्शल वीर नारायण साहब भी कह रहे हैं। देखिए, सोच समझ का वक्त है, इस वक्त जल्दबाजी का वक्त नहीं है। ये वक्त नहीं है कि हमें तनाव बढ़ाना चाहिए, ये वक्त है कि पाकिस्तान को आइसोलेट करिए कूटनीतिक तरीके से। ये वक्त है कि आपकी शांति वार्ता को रोकिए मत, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम भारत के साथ दोस्ती बनाना बख्शी साहब भी यही कह रहे हैं कि तो आप आइसोलेट करिए पाकिस्तान थल सेना को, आप आइसोलेट करिए जिहादियों को वहां पे, और उसके लिए ऐसे काम मत कीजिए जिसपे आप उन्हीं का हाथ बढ़ा रहे हैं जो आपको कमजोर करना चाहते हैं और जो युद्ध में आना चाहते हैं। तो ये एक रणनीतिक ऐसी होनी चाहिए, और ये मीडिया में नहीं कही जा सकती है। ये बात जहां करनी है वहां हो रही है। जो भी विकल्प हो सकते हैं उन पे सोच विचार हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे ख्याल में आगे हम सबको, आवाम को, भारत की और पाकिस्तान की आवाम को जो दोस्ती मांग चाहते हैं, जो शांति चाहते हैं, जो सारे दक्षिणी एशिया में एक तरीके से नया दौर लाना चाहते हैं शांति का और स्थिरता का, उनका हाथ बढ़ाइए। छोटे छोटे हादसाओं पे अगर ओवर रिएक्शन होती है, तनाव बढ़ता है, वो हमारे देश के हित में नहीं है। बिल्कुल, चलिए आपने जो कहा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। बख्शी साहब, छोटा हादसा है ये, इंतजार करना चाहिए, जैसा कि काक साहब कह रहे हैं कि अगली बार ऐसा हुआ तो हम तुरंत जवाब देंगे, इस बार छोड़ देना चाहिए, इस बार कुछ नहीं करेंगे। इस बार ये नहीं मैं कह रहा हूँ इस बार छोड़ना चाहिए, मेरे ख्याल में आप गलत फहमी में आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये जो घटनाएं हुई हैं, इनका हल सिर्फ पाकिस्तान की थल सेना और भारत की थल सेना एक दूसरे के साथ बातचीत में इसको निकाल सकते हैं। इस वक्त ये मौका नहीं है कि पाकिस्तान का ये ऐसा है वरना कि बहादुरी और बेवकूफी, ये जो ब्रिगेड लेवल की डिफरेंस होता है, ब्रिगेड लेवल और आप पांचवी मंजिल पर चढ़ जाइए, कूद जाइए, बच गई तो बहादुर और मर गई तो बेवकूफ। मेरा कहना यह है, और हमारे जो पैनलिस्ट से मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ही लाइन पे हम जा रहे हैं, यह है कि हमें जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है, कि छोड़ देना चाहिए, लेकिन छोड़ देना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए, ये दुंदुभी बजाकर और पूरे हिंदुस्तान को जगाकर कोई काम नहीं करना चाहिए। जो बख्शी साहब कह रहे हैं, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेने की जरूरत है। स्ट्रैटेजिक डिसीजन यही हो सकता है कि हम रिटेलिएटरी मोड में आए, लेकिन रिटेलिएटरी मोड में एज ए नेशन हम नहीं आएंगे, क्योंकि एज ए नेशन हम जैसे रिटेलिएटरी मोड में आएंगे, हम इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने हमारी फजीयत हो जाएगी। हम किसी एक कहीं पर किसी बॉर्डर पर 5 आदमी मारे, हम हो सकता है 7 आदमी मार दें, बाकी तमाम चीजें चलती रहें। रिटेलिएटरी मोड इज मे बी द नीड ऑफ द आवर। अगर वो नहीं हो पा रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारे जो अधिकारीगण हैं, हमारे जो आर्मी है, वो ऐसी बैठ के और ड्राइंग रूम में कॉफी पी रहे हैं। आपकी बात हमने 100 में 100% मान ली। वो भी बात कर रहे हैं, वो जरूर है कि वो बात कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं बता रहे हैं। इस वजह है, बस यही बात है। कैसे कह सकते हैं कि भारत के जो रिटेलिएटरी मोड में नहीं है, ये मेरे ख्याल में गलत बात है, क्योंकि जो कुछ भी घटनाएं इतने 2 सालों में हुई हैं, आप थल सेना से पूछिए, ऑन द स्पॉट जाइए, आप चरुंडा गांव में जाइए और पूछ लीजिए वहां की आवाम को कि हमारी तरफ से कैसे रिटेलिएटरी जवाब हमेशा दिया जाता है। तो मेरे ख्याल में हमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां भी रिटेलिएशन की जरूरत है वो होती है। हाँ, मैं एक बात कहने की बात करूंगा, रणनीतिक लेवल पे भारत का, देखिए मैं ये बात कहने की बात कर रहा हूं कि सीज फायर वायलेशन दोनों साइड से हो सकती है, आर्टिलरी फायरिंग हो सकती है, एक नहीं 100 बार हो सकती है, उसमें किसी को चिंता नहीं है। बट जब आप जिनीवा कन्वेंशन वायलेट करते हैं तो आपकी ड्यूटी बन जाती है 3 साल से सिर्फ वाटर और लाइट क्लियर दिखानी पड़ेगी, आपको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। कपिल साहब कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ है। मैं चाहूंगी आप उनको सुने। डिस्कशन होना है, कम से कम हकीकत आनी चाहिए। मैं दर्शकों को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि 26 नवंबर 2003 से ना तो पाकिस्तान की तरफ से और ना हमारी तरफ से 3 साल से ज्यादा हुआ है, 4 साल होने वाले हैं कि हमने
कोई आर्टिलरी फायर नहीं है, सब स्मॉल आर्म्स फायर है और 82 मिलीमीटर मोटर जी जी है, आप करें या 100 मिलीमीटर मोटर है। जी जी कहिए ये हकीकत है, हकीकत दर्शकों के सामने आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। वीर नारायण साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, हम चाहेंगे आप उन्हें भी सुने। हाँ कहिए। देखिए मेरा ये कहना है कि हम लोगों को बहुत ही सोचना ये चाहिए कि जो ये हरकत हुई है और हो रही है, लोगों ने कहा कि ये पाकिस्तानी आर्मी की साजिश है। ये साजिश सिर्फ हिंदुस्तान के खिलाफ ही नहीं है, ये अपने मुल्क की गवर्नमेंट के भी खिलाफ है। और हो सकता है कि उनका इरादा ऐसा है कि उन्हें ये बात पसंद नहीं है कि हिंदुस्तान से पीस डायलॉग बढ़े, सीबीएम आगे बढ़े। तो इसलिए क्या जरूरी है कि सरगर्मी इस तरह की शुरू कर दी जाए जिससे कि एक तो ये होगा कि लोग, पाकिस्तानी लोग अपनी आर्मी की तरफ देखेंगे कि भाई देखो ये हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं। दूसरा ये है कि अपने गवर्नमेंट के खिलाफ भी उसको अंडरमाइन कर रहे हैं। अच्छा, अगर उनके ये नापाक इरादे हैं और अगर उनकी सिविलियन गवर्नमेंट जो है वो कमजोर है, वो घिरी हुई है, अब हमारी दानिशमंदी इस चीज में नहीं है कि झोंके में आके तलवार खोल के सामने आ जाए। हमें चाहिए ये कि देखा जाए कि क्या इरादा है, क्या साजिश है और हमें कैसे उसे करना है। और ये हमारे मीडिया को और हमारी पब्लिक को बहुत ज़रूरी है कि अपनी सरकार में भरोसा रखें, क्योंकि सरकार जो कुछ करती है वो बेवकूफ़ होगी अगर वो सब कुछ पब्लिसिटी के ग्लेयर में करे। बहुत सी चीज़ें हैं जो करनी चाहिए जिसका जिक्र नहीं किया जा सकता और जिसको कि चुपचाप करना चाहिए। अब वो जो चुपचाप करना चाहे, मान लो आप लोग उस पर सर पे चढ़े हुए हैं कि हर चीज को बिल्कुल ही घोड़े पे सवार होकर आप सामने आइए। हम बिल्कुल ऐसा, वीर नारायण साहब, हम किसी के सर पर नहीं चढ़े, सरकार के सर पर भी नहीं चढ़े। ये एक ऐसा मसला है जिसके बारे में हर हिंदुस्तानी जानना चाहता है कि आखिर हुआ क्या, सरकार ने किया क्या। किसी का बेटा चला गया, इस देश का एक जवान चला गया, उसके साथ बर्बरता हुई, आप सिर्फ कुछ किया या नहीं, बस यही जानना मकसद है और मीडिया की यही भूमिका निभा रहा है। चाहता हूं इसमें मैं एक बार कुछ कहना चाहूंगा। जी कहिए। जो रीजन है, जो हम रीजन पे नहीं जा रहे कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो सबसे पहले देखिए कि जो पृष्ठभूमि जो सामने में है वो देखिए कि 2014 के बाद वो कैसे अनफोल्ड हो रहा है। 2014 में वहां से अमेरिका अफगानिस्तान से निकल रही है। जो पाकिस्तान सेना जो जब यूएस से काफ़ी मार खाती रही है, 2011 में आपको याद होगा नवंबर में उनके करीब 26 सेना के लोग मारे गए थे। मतलब काफ़ी हालत में जो डिमोरलाइज सेना है पाकिस्तान की, उनको लग रहा है कि जो इंडिया है, इंडिया के अगेंस्ट आज भी कुछ करते हैं तो उनको कहीं ना कहीं उनके आवाम में सपोर्ट उनको मिलता है। तो वो एक सपोर्ट लेने के लिए जो टेंशन एस्केलेट कर रहे हैं बॉर्डर पे, चाहे सीज फायर वायलेशन करवा के, क्योंकि आप देखें कि इसी साल 100, जैसे आप लोग दिखा रहे हैं, 150 बार वायलेशन हुआ है। इसका मतलब है कि वो टेंशन को एस्केलेट कर रहे हैं और टेंशन एस्केलेट करने के कारण एक ही है कि आवाम की जो सपोर्ट है उनको फिर से वापस ले। एक तरफ वो है, दूसरी तरफ 2013 के मार्च में होगा इलेक्शन होगा। उनको नहीं लगता है, जैसे कि वीर नारायण साहब ने कहा, कि उनको नहीं, वो आर्मी नहीं चाहती है कि जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, जो सिविलियन गवर्नमेंट और की जो रैपो है इंडियन गवर्नमेंट के साथ, वो और स्ट्रांग होते जाए। उनको लग रहा है जैसे ही स्ट्रांग है उनको तो उनके लिए स्पेस नहीं बच रही है। वो स्पेस क्रिएट करने के लिए उनको लग रहा है कि एक ही रास्ता है कि अब फिर से एस्केलेट करे टेंशन इंडिया से। और जब तक इंडिया से टेंशन नहीं होगा तब तक उनको इस तरह से जो सुप्रीमेसी है जो लग रहा है उनको, क्योंकि अभी कंप्लीटली डिमोरलाइज्ड है। कहिए बख्शी साहब, कहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो हमारे पैनलिस्ट कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, पर हमको चाणक्य नीति अपनानी चाहिए। हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें पूरा उनकी सरकार का साथ देना चाहिए, हमें सारे कार्यक्रम रखने चाहिए। पर ये जो 1 या 2 रेजिमेंट या 3 रेजिमेंट पाकिस्तान की बटालियंस हैं, वो फेमस हैं एक कार्यक्रम करने की। हमारे ब्रिगेड कमांडर्स और डिव कमांडर्स उन पे ध्यान रखें और या फ्लैग मीटिंग से उस बात को दबाने की कोशिश करें, या 1 या 2 बार अच्छी तरह रिटेलिएट कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको सबक सिखाना टैक्टिकल लेवल पे ये होना चाहिए। पर ये बात जरूर आपको याद होनी चाहिए कि हमारी सरकार हर वक्त सोती हुई पकड़ी गई है, चाहे कारगिल की बात हो, चाहे उससे पहले की बात हो, हर वक्त हम पकड़े गए हैं, हम कमजोर रहे हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है।
62 में हम पकड़े गए थे। तो आप अपने सरकार के गुण गाने से ज्यादा कुछ नहीं हो जाएगा। हमें इलेक्शन नहीं करना, हम सच्चाई बोलनी है यहाँ पे और आपको सच बताना है। बहुत बढ़िया बख्शी साहब, मुझे लगता है आपने बात कह दी। कपिल काक साहब, आप रक्षा विशेषज्ञ हैं, आप जानते हैं क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, बिहाइंड द सीन क्या डायलॉग होता है और फ्रंट में क्या चीजें होती हैं, ये आप बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन बख्शी साहब ने बहुत अच्छा कहा, सरकार को खुश रखना मकसद नहीं है, मकसद ये है कि अपनी ड्यूटी पूरी जिम्मेदारी के साथ की जाए। वाकई में सबक सिखाने की जरूरत है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, क्या पाकिस्तान को इस घटना के बाद इंडियन आर्मी, जैसा आपने कहा दोनों मुल्कों की आर्मी को बातचीत करे तो हल निकल सकता है, डायलॉग के जरिए या किसी भी माध्यम के जरिए, जिसे भी आप समझते हो कि ये वेरीफाइड है, अप्रूव्ड है, ऐसा किया जा सकता है? क्या सबक सिखाया जा रहा है इस घटना पर खासकर? देखिए, सबक सिखाने के तो काफ़ी रास्ते हैं। अब विकल्प जो हैं, कैसे विकल्प अपनाए जाएंगे, ये तो सरकार की बात है, उनको सोच विचार करना है। क्या विकल्प है? पहला विकल्प है कि जो भी आपने शांति वार्ता अभी तक निभाई है उसको रोक लीजिए। कूटनीतिक तरीके से अब बातचीत होती जा रही है। एक कहा जा रहा है कि सियाचिन मुद्दे को आप कॉम्पोजिट डायलॉग से हटा दीजिएगा, क्या बात करेंगे उनके साथ। काफ़ी विकल्प दिए गए हैं, मगर मैं समझता हूं कि अगर आप इतने सालों से एक हादसे का, हाँ बिल्कुल गंभीर हादसा है, घटनाएं सब, बहुत क्रोध है सारे भारत में और मीडिया की हाईलाइट करने से ये क्रोध और ही बढ़ गया है। अब मुझे खतरा ये भी लगता है कि इस इशू को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। अब 6 दिन के बाद गडकरी साहब पहुंच गए वहां पे, अब अखिलेश यादव कह रहे हैं, वो भी जा रहे हैं। अगर ऐसी एक्सपेक्टेशंस आप बढ़ाएंगे, कल एक और हादसा हुआ, एक और आदमी सैनिकी, हमारा सैनिकी मर गया, तो क्या कहेंगे कि प्रधानमंत्री को हर एक जगह जाना चाहिए? तो आप समाज जो है उसको मिलिटराइज मत करिए, ये एक बात है। दूसरी बात यह है कि जो कुछ भी कदम पाकिस्तान के खिलाफ उठाने हैं, कूटनीतिक हो या सैनिकी हो, तो उनको संयम से देखना है कि क्या जो प्रोपोर्शन, जो बेनिफिट है, क्या वो कॉस्ट के साथ कमेंसरेट है। ये बहुत ही आवश्यक बात है। तीसरी बात जो है कि इतने सालों से पाकिस्तान और भारत के रिश्ते इतने आगे बढ़े हैं, वो कियानी साहब कहाँ थे जब ये आगे बढ़े हैं? तो मेरे ख्याल में अब ऐसी कार्रवाई करिए कि इसको और आगे बढ़ाया जाए। हालांकि इस बात को मद्देनजर रखना है कि इस घटना को पाकिस्तान को किसी तरह की प्रक्रिया, मतलब रिस्पांस भारत को मिलनी चाहिए। वो कैसे होगी, ये दोनों सरकारें और दोनों सेनाएं एक दूसरे के साथ बात करके हटा सकती हैं। मेरी अगर जांच माने तो मैं सोचता हूँ भारत और पाकिस्तान के रिश्ते इतने आगे बढ़े हैं पिछले सालों से। हाँ, 26/11 की जो घटना हुई है उसके पाकिस्तान ने अभी तक जवाब नहीं दिया है, वो भी कार्रवाई जारी है। मगर बाकी देखिए, आप वाणिज्य में देखिए, ट्रेड $400 मिलियन से अभी $3 बिलियन पे पहुंच गया है। वीज़ा रेजीम्स जो हैं, जो फैमिलीज एक दूसरे से मिलना चाहती हैं, वो आगे बढ़ी हैं। आप LOC, क्रॉस LOC देखिए, चकनकबाब जो पुंछ में है या LOC कश्मीर की वादी में है, फैमिलीज मिल रही हैं, गोलाबारी बंद हुई है। हाँ, ये भी है कि ये वायलेशंस बढ़ी गई हैं क्योंकि पाकिस्तान आर्मी पीस प्रोसेस के साथ नहीं है। ये भी बात ठीक है, जैसे पहले कहा गया है पैनलिस्ट ने, क्योंकि इलेक्शंस होने वाले हैं। पहले तो उन्होंने इमरान खान को लाया था कि उम्मीद थी कि पाकिस्तान आर्मी की मदद से इमरान खान सेंटर स्टेज में आएंगे, मगर वो भी एक 1 हॉर्स रेस हुई है। हाँ, कुछ वोट मिलेंगे उनको, बट वो भी गए। अब तहरीरुल कादरी को लाया गया है, हालांकि वो एक जिहादी नहीं है, वो एक बरेलवी है, मगर फिर भी वो एक तरीका है, सोचना है कि वो कैसे चलेगा, मगर वो भी पाकिस्तान थल सेना को कोई सहमति नहीं दिखा रहे हैं। तो एक तरीके की चर्निंग है पाकिस्तान की राजनीति में। उस चर्निंग के वक्त भारत को इत्मीनान से देखना है, संयम से देखना है कि पाकिस्तान कैसे बदलाव में आएगा। इम्प्लोजन तो नहीं होगा। क्या लोकतंत्र बढ़ाना है जरूर, भारत के हित में है जी। और इस कार्यक्रम अगर हम एक कंबाइंड रणनीति ऐसे निभाएं कि हमारी पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं, द्विपक्षीय रिश्ते, उनमें कोई ठोस नहीं पड़े इस हादसे से, और फिर भी मद्देनजर रखें कि पाकिस्तान की रिस्पांस इस हादसे में कमेंसरेट होनी चाहिए। हाँ, ये है कि ये सोचना कि वहाँ पे जिहाद ख़त्म हो गया है,
ये भूल जाइए, अगले 15-20 साल पे आप इस वहां नहीं होने वाला है सब। बिल्कुल बिल्कुल कि पाकिस्तान की अस्थिरता, इंस्टेबिलिटी में कोई कमी नहीं आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, कभी खुशी होगा, उदय जी आप कभी सहमत गम हैं? होगा। कपिल काक साहब ने जो भी बातें कही आप सहमत हैं? यही तरीका है इस मसले से सुलझने का? और मैं शुरू से इस बात का पक्षधर रहा हूं कि हमें नी जर्क रिएक्शन नहीं करना चाहिए, हमें पाकिस्तान की स्थितियों को समझना चाहिए। और मैं ये शुरू से मानता हूं कि जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर बहुत स्मूथली आगे बढ़ रहा था, उसको डीस्टेबलाइज करने की ये एक घटना है। मैं ये भी मानता हूं कि ये आर्मी का कलेक्टिव डिसीजन नहीं हो सकता कि आप जाके फायरिंग करें और एक किसी जवान का सर काट के आप ले आए। ये स्पोरेडिक इंसिडेंस हो सकता है, ये किसी का पागलपन हो सकता है, ये किसी जिहादी की परिकल्पना हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान नेशन स्टेट ये उसकी घटना नहीं है। और इसलिए हमें संयम से काम लेना चाहिए। संयम से इसलिए काम लेना चाहिए कि पाकिस्तान डीस्टेबलाइज रहेगा तो हम डीस्टेबलाइज होंगे, और पाकिस्तान अगर मजबूत रहता है तो हम भी मजबूत रहेंगे। बिल्कुल। वीर नारायण साहब आप सहमत हैं? यही तरीका है, यही जरिया है इस मसले को सुलझाने का, लोगों के बीच में और पाकिस्तान के साथ डायलॉग जारी रखें, इस तरह की चीजें हो, हम वहां की सिचुएशंस को समझ जाएं, चाहे वो बॉर्डर पर कुछ भी करें लेकिन हम वहां की सिचुएशन को समझें, यही तरीका है? नहीं, ये नहीं है। ये सारी जिम्मेदारी हमें अपने ऊपर नहीं लेनी चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि एक साहब बार बार ये कहते हैं कि हमें घबराना नहीं चाहिए जी। इससे ज्यादा कमजोरी नहीं हो सकती जब एक दूसरे से कहें कि भाई घबराओ मत। घबराने का सवाल ही नहीं पैदा होता। हिंदुस्तान क्यों घबराएगा? हिंदुस्तान इतना बड़ा है, उसे घबराने की कोई गुंजाइश नहीं है। सवाल यह है कि जो चीज हुई है उसका जवाब देना है, उसका जवाब कूटनीति से देना है, चालाकी से देना है, और सिर्फ पब्लिसिटी के लिए नहीं देना है, और उत्तेजित होकर नहीं देना है। जी। तो लेकिन इसके साथ ही साथ पाकिस्तान के जो हमारा रवैया है, ये मुस्कुराते रहना भी हमारे ख्याल से गलत होगा। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने, मुस्कुराते रहना भी गलत होगा। वक्त बहुत कम है हमारे पास, गलत होगा। बहुत संक्षेप में शंकर जी, यही मसला है, अगर इसी तरीके से चले तो भारतीय आवाम को दिक्कत नहीं होगी, कुछ दिक्कत नहीं होगी कहीं भी किसी भी फेज पर? जी सही बात है कि हमें नीरजक रिएक्शन लेना नहीं है, क्योंकि ये जो इंसिडेंट जो है वो आप देखिए कि एसएसजी ग्रुप का जो स्पेशल सर्विस ग्रुप है पाकिस्तान का, उसके द्वारा किया गया है। पाकिस्तान ऐसे आर्मी, आपने कुछ समय पहले एक चेतक हेलीकॉप्टर भटक गई थी पाकिस्तान में, और उसमें जितने भी ये थे हमारे सेना के अधिकारी लोग थे, उनको वहाँ ना ही जन्म है, उनको वार वेलकम दिया गया, मतलब उनको ठीक से फिर से भेजा गया, चाय पानी पिला करके फिर से हमें भेज दिया गया। तो ये भी एक घटना वहाँ पे हुई है। एक अलग बात है कि यहाँ पे हमारा एक सेना का ये सर काट लिया गया अभी जो हाल में है, लेकिन ये भी घटना हुई साथ साथ में कि हमारे चेतक जब भटक गया था, मतलब हम उनके अच्छे पक्ष को भी देखिए, देखना बहुत जरूरी है। चलिए ठीक है, ये आपकी राय है। बख्शी साहब बहुत कम समय है, बहुत संक्षेप में बताइए, क्योंकि हमारे पैनल में आप ही ऐसे इकलौते शख्स हैं जिनकी राय थोड़ा सा तमाम दूसरे लोगों से हट करके, क्या तरीका है, क्या विकल्प है इस मसले को सुलझाने का? मेरी राय बिल्कुल ये है कि हमें अपने सारे के सारे गवर्नमेंट के साथ कार्यक्रम, पीस बिल्डिंग मेजर्स जारी रखने चाहिए, उनको ज्यादा इंक्रीज करना चाहिए, पर टैक्टिकल लेवल पे हमारी जो फौज है उसको ज्यादा हम इंटेलिजेंस दें, उनको ज्यादा एरिया ऑफ एक्शन दें, और अगर वो एक या दो हादसों को रोक सकते हैं, जिसको कि रिटेलिएशन या रिप्राइजल कहते हैं, अगर वो कर सकते हैं तो करने दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी में ही नॉटी एलिमेंट्स हैं, उनके गवर्नमेंट में नहीं। तो पाकिस्तान की आर्मी को अगर कहीं सबक सिखा सकते हो तो जरूर सिखाएं, शर्माने की इसमें बात नहीं है, क्योंकि इससे हमारे फौजियों का हौसला बढ़ेगा और उनका मोराल और बढ़ेगा, और वो उनको पता चलेगा कि हमारी देश की नीति ऐसी है जो हमको सपोर्ट कर सकती है। देखिए हम एक बात कहें कि हमें प्रोग्रेस भी करनी है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस करनी है, वो पाकिस्तान के साथ ही करनी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर अगर पाकिस्तान अपनी टाइमिंग से ज्यादा आगे जाता है और ऐसे हादसे होते हैं तो उनके रोकने के भी तरीके हैं, जैसे कि आपके एयर चीफ ने और आर्मी चीफ ने कहा कि हमारे पास और विकल्प है, अगर उनका इस्तेमाल करिए जल्दी से जल्दी, उससे कोई हानि नहीं होगी, पाकिस्तान अपनी लाइन पे आ जाएगा, ये बात मान के चलिए।
बिल्कुल, तो हिंदुस्तान घबराया नहीं है, शर्माया नहीं है, चुप नहीं बैठने वाला है। एक्शन भी होगा, रिएक्शन भी होगा, जो हुआ सो हुआ, लेकिन जो अब आगे होगा वो हमारे तमाम मेहमानों ने, हमारे जो पैनलिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि क्या क्या विकल्प हैं। और बहुत सही ये बात कही कि सरकार के हर एक्शन को लेकर चर्चा नहीं होती, लेकिन एक्शन जरूर होता है, रिएक्शन जरूर होता है। इस घटना के बाद भी हिंदुस्तान की सरकार भारत के आवाम की भावनाओं को समझते हुए, जवानों की भावनाओं को समझते हुए, आर्मी को समझते हुए और पाकिस्तान के तमाम एक्शन को समझते हुए रिएक्शन जरूर देगी। और समय के साथ वो पता भी चलेगा कि आखिरकार कैसे पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे मुद्दे की बात यह है कि कुछ ऐसे एंटी एलिमेंट्स हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों के लिए नहीं चाहते कि दोनों देशों में दोस्ताना व्यवहार हो, मैत्रीपूर्ण रवैया हो, सौहार्दपूर्ण व्यवहार बना रहे, ऐसा नहीं चाहते। और इसलिए बार बार, एक बार नहीं, बार बार वो ये कोशिश करते हैं कि इसमें दखल दिया जाए, इसमें खलल किया जाए। हालांकि वो कामयाब ना हो, इसके लिए बहुत जरूरी है कि द्विपक्षीय वार्ता, जो शांति वार्ता, जो पीस, जो अमन की बात की जा रही है, वो हमेशा चलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कीमती राय, अपनी सलाह, अपना सुझाव इस दौरान इस मंच पर रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। इसी के साथ न्यूज लाइन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज। PACL इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी मोहाली, पर्ल्स सिटी मोहाली, पर्ल्स रॉयल गार्डन सीहोर, पर्ल्स गेटवे मदुरई, पर्ल्स टाउनशिप भटिंडा, पर्ल्स रिवेरा कोचीन, पर्ल्स गेटवे टावर नोएडा और पर्ल्स कॉर्पोरेट एंड डब्ल्यू मॉल न्यू दिल्ली।